हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण। और वर्णों से शब्द, वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर क्या बनता है? शब्द। और शब्दों को सही क्रम में, सार्थक शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर वाक्य बनता है। और वाक्यों से बनती है भाषा। भाषा किससे बनती है? वाक्यों से। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण है, ये सब वर्ण दिया गया है। ई, क, प, आ, री, म, ल, स। ये सब क्या है? अक्षर हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं तथा 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जैसे अ के बाद आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, ऐसे एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है स्वर और व्यंजन को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जब हम क्रम में रखते हैं, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, ऐसे एक निश्चित क्रम में, एक समूह में रखा जा रहा है, इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला देखिए, यहाँ पर पहला है स्वर। स्वर के बारे में दिया गया है। यहाँ पर स्वर 11 होते हैं। यहाँ पर स्वर दिया गया है पिंक बॉक्स में। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये जो अंग अह है, इसे अयोगवाह कहा जाता है। और ये 11 स्वर हैं, यहाँ से अ से औ तक। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर बिना रुकावट के मुख से बाहर आते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, देखिए बिना रुकावट। वही व्यंजन बोलेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क बोलने के लिए अ की ध्वनि लगानी पड़ती, अ की ध्वनि उसमें पहले से ही मिली होती है। जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, पर स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के 2 प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, स्वर के 2 प्रकार हैं। यहाँ पे लिखा है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, छोटाऊ और री। प्लुत स्वर, ओम, इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। और दीर्घ स्वर, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वरों के नीचे कभी हलंत नहीं लगाया जाता है। हलंत व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, व्यंजनों को स्वर रहित, स्वर के बिना दिखाने के लिए। यहाँ पर ह्रस्व स्वर के बारे में बताया गया है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। जैसे ये अ, छोटी, छोटाऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दूसरा पॉइंट है दीर्घ स्वर। इसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 4 थे ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 7। तीसरा है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। हिंदी एक
ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी क्या है? एक ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और हिंदी की लिपि जो होती है वो देवनागरी लिपि होती है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों को ग्रहण किया है। हिंदी में ये सारे अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्द मिले हुए हैं, उसे अपनाया गया है हिंदी भाषा में। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया गया है, जैसे जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इन तीनों के शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया गया है, जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए। जैसे यहाँ पर अ दिया गया है, अ। अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए अ की ध्वनि को भी ग्रहण कर लिया गया है। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे फ्रॉक, बॉल, चौक, चॉकलेट, ऑटो, डॉक्टर आदि। ये सब शब्द जो हैं अंग्रेजी भाषा का जो उच्चारण होता है उसको स्पष्ट करने के लिए लिया गया है अ को। ज और फ अरबी तथा फारसी के शब्दों के साथ इन ध्वनियों को भी हिंदी में ग्रहण किया गया है। अरबी तथा फारसी शब्दों के साथ इन ध्वनियों को भी, ज और फ की ध्वनियों को भी ग्रहण किया गया है, मतलब लिया गया है हिंदी भाषा में, जैसे जहर, फिक्र आदि। उसके बाद है हलंत। हलंत का प्रयोग अरहित मतलब अ के बिना वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण है स, म, ह और ल। इन चारों व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया गया है, अर्थात ये चारों व्यंजन आधा हैं, अ के बिना है। अ के बिना क्या होगा? ये आधा। जैसे स में हलंत, धन, अ जब अ का स्वर जोड़ेंगे तो ये पूरा स होगा, लेकिन यहाँ पर स पे हलंत है, इसलिए ये सब आधा स है। ठीक है, आधा स है ये। ऐसे आधा स से क्या शब्द बनता है? जैसे स्वर। इसमें आधे शब्द का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। इसके बाद विसर्ग पढ़ेंगे। विसर्ग के बारे में बताया गया है कि किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। किसके शब्दों में होता है? संस्कृत के शब्दों में। जैसे प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, अतः, प्रायः आदि। इन संस्कृत के शब्दों में ये जो विसर्ग है इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अनुस्वार। यह है अनुस्वार का चिन्ह। यह व्यंजन का चिन्ह है। यह व्यंजन का चिन्ह है, अनुस्वार है ये। इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। उदाहरण है जैसे पंख, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। घंटा, पंच, सुंदर, लंबा, ये सारे शब्दों पर अनुस्वार जो ये चिन्ह है इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है अनुनासिक। यह है अनुनासिक का चिन्ह। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं, नासिका मुख के साथ नासिका से भी करते हैं, मतलब नाक से भी करते हैं, तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। उदाहरण है ऊंट, ईंट, मैं, उन्हें, क्यों आदि। इसके बाद दिया गया है कि शिरोरेखा। हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह
शिरोरेखा कहलाती है। ये ऐसे जो रेखा खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहा जाता है। वर्णों के ऊपर जब वर्ण लिख लेते तो उसके ऊपर ऐसे शिरोरेखा खींचते हैं हम लोग। इसके बाद स्वर तथा उसकी मात्राएं। यहाँ पर देखिए स्वर तथा उसकी मात्राओं के बारे में क्या कहा गया है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। ये भी सारी जो चिन्ह है ये सब मात्राएं हैं। ये अंक की मात्रा है। अंक से जैसे अंगूर, तो ऐसी अंक की जो मात्रा है उसका प्रयोग किया गया है पंख लिखने में। ये चंद्रबिंदु है। व्यंजन यहाँ पे बताया गया है कि व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, स्वर का जो चिन्ह होता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जाता है। उसको स्वरों को लिखा भी स्वतंत्र रूप से जाता है और बोला भी स्वतंत्र रूप से ही जाता है। और स्वरों का जो चिन्ह होता है वो उसकी मात्राएं होती है जो व्यंजनों में लगाया जाता है। पहला अपने मूल रूप में, पहला अपने मूल रूप में, जैसे अ से अनार, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, ऊ से उल्लू, दूसरा मात्रा के रूप में। ये सारे यहाँ पर स्वर दिया गया है और यहाँ पे स्वरों की मात्रा दी गई है और मात्रा से बने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है अस्वर। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसका जो शब्द होता है वो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। जैसे कमल, रबड़, तरकश, ये सब क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। क्यों, ये अ की मात्रा वाले मतलब बिना मात्रा वाले शब्द हैं। यहाँ पर आ लिखा है, ये आ की मात्रा है। तो यहाँ पे आ की मात्रा से शब्द बना है काजल, पायल, घायल। ये सब जो पिंक कलर में है ये आ की मात्रा है। इसके बाद है यहाँ पे छोटी ई, और ये है आगे से छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ से किताब, किरण, विमल, ये तीनों शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर है बड़ी ई की मात्रा, पीछे साइड से लगाया जाता है। जैसे मील, सीढ़ी, जीत, ये तीनों शब्दों में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मात्राओं को याद रखना है कौन सी मात्रा किसकी है और उसको अच्छे से पहचानने भी आना चाहिए। जैसे ये शब्द देखकर यहाँ से पीछे से मात्रा लगी है, ये है बड़ी की मात्रा, आगे से मात्रा है, ये है छोटी की मात्रा, खड़ी पाई है, ये है आ की मात्रा। फिर यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है ये। जैसे प पे छोटे ऊ की मात्रा पू, ल, पुल, सुर, कुल्लम। उसके बाद ये है बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ है और ये है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे फ पे बड़े ऊ की मात्रा फूल, जूता, सूत, बड़े ऊ की मात्रा लगाया गया है इन तीनों शब्दों में। इसके बाद है री, और यह है री की मात्रा, कृपा, नृप, पृथक, ये तीनों शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यह है ए, और यह है ए की मात्रा, क पे ए की मात्रा केला, केला, द पे ए की मात्रा देश, देश, प्र पे ए की मात्रा प्रेम, प्रेम। यह है ए की मात्रा ए, और यह है ए की मात्रा। जैसे थ पे ए की मात्रा थैला, प पे ए की मात्रा पैसा, क पे ए की मात्रा कैसा। यह है ओ, और यह है ओ की मात्रा। श पे ओ की मात्रा शोर, शोर, म पे ओ की मात्रा मोर, मोर, ल पे ओ की मात्रा लोटा, लोटा। इसके बाद यह है औ, और यह है औ की मात्रा। क पे औ की मात्रा लगाएंगे तो कौ आ, कौवा। प पे औ की मात्रा पौधा, पौधा, म पे औ की मात्रा मौसा, मौसा। इसके बाद यहाँ पर व्यंजन दिया गया है। देखिए स्वर रहित व्यंजन लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हलंत लगाया गया है। स्वर के बिना व्यंजन अगर हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे हलंत लगाकर। यहाँ पर क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग है, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। ये प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म।
अंतस्थ, अंतस्थ क्या है, य र ल व। उष्म, उष्म श, षटकोण वाला श, ये है स और ये है ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने पर तीसरा नया व्यंजन बनता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है ये चारों। क और श को जोड़ने पर छ बनता है, त और र को जोड़ने पर त्र, ज और य को जोड़ने पर ज्ञ, श और र को जोड़ने पर श्र। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है कि जब दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ा जाता है जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, इन दोनों को जोड़ने पर जब नया तीसरा व्यंजन बनता है उसे ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये सारे व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा गया है, मतलब ये सारे व्यंजन स्वर रहित हैं, स्वर के बिना है। स्वर के बिना हम व्यंजन को ऐसे हलंत लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन स्वर के बिना उसका उच्चारण करना संभव नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण दिया गया है, जैसे म के नीचे हलंत है तो म आधा है, स्वर रहित है। जब म में अ स्वर जोड़ेंगे तो ये पूरा म बनेगा। ऐसे ही ग आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, जब ग में बड़ी ये जोड़ेंगे तो ये पूरा गी बनेगा। संयुक्त अक्षर, हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों कौन कौन से हैं, छ त्र ज्ञ श्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे नाश्ता, पास्ता, अच्छा। इस प्रकार बने वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे बस्ता, प्याज। जब दो घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। जैसे मक्खी, मक्का। दो समान व्यंजनों के मेल से बना वर्ण द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब दो सेम, समान मतलब एक जैसे व्यंजनों से बना हुआ वर्ण होता है जिसमें पहला व्यंजन क्या होता है, आधा और दूसरा पूरा, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला वर्ण हलंत के साथ मतलब आधा होता है तथा दूसरा वर्ण हलंत रहित मतलब हलंत के बिना मतलब पूरा होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे लड्डू, इसमें पहला हलंत लगा है तो आधा है और दूसरा पूरा है। ट और ड के नीचे हलंत लगाकर इसे आधा दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर है, ट और ड के नीचे हलंत लगाकर इसे आधा दिखाया जाता है, इसको आधा लिखा नहीं जाता। इसके बाद यहाँ पर र के रूप लिखा गया है। यहाँ पर दिखाया गया है र के कौन कौन से रूप होते हैं। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं। जैसे ये दोनों पदेन र है, पदेन र कहा जाता है इसे। ये यहाँ पे जैसे लगा है प्रेम, क्रम, नम्र, ऐसे ये शब्द बनाया गया है इस पदेन र का यूज करके, प्रयोग करके। ये है, इसे भी पदेन र ही कहा जाता है। ये भी नीचे लगता है व्यंजन के, जैसे ट्रक, राष्ट्र और ट्रॉम। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ, इसे क्या कहते हैं, रेफ, रेफ के रूप में लगता है। जब अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के जैसे लगता है। जैसे उदाहरण है कर्म, स्वर्ग, वर्षा। इसके बाद वर्ण विच्छेद के बारे में यहाँ बताया गया है। वर्ण विच्छेद, देखिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद में किसी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना। किसी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।
जैसे राजा लिखा है यहाँ पर, तो र के नीचे हलंत और आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ। फिर ज के नीचे हलंत और आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ, तो ये मिलाकर होगा पूरा राजा। कैलाश के लिए क के नीचे हलंत और ए की मात्रा है इसलिए यहाँ पर ए। फिर ल है तो ल लिखकर नीचे हलंत, आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ। फिर श, और श को जब बोलेंगे तो इसमें अ की ध्वनि आएगी तो यहाँ पर अ, तो हो जाएगा पूरा मिलाकर कैलाश। मछली में म के नीचे हलंत, इसको जोड़ेंगे अ को इसमें तो ये पूरा म होगा म। ऐसे ही छ में अ जोड़ेंगे तो पूरा छ होगा, और ल में बड़ी जोड़ेंगे तो ली, मछली। कक्षा में देखिए यहाँ पे क के नीचे हलंत धन अ, धन क धन श, क्योंकि क और श को मिला के छ बनता है ना, इसलिए क और श। धन आ की मात्रा है तो आ, तो इससे बनेगा कक्षा। धर्म के लिए ध के नीचे हलंत धन अ, ध और अ को जोड़ेंगे तो पूरा ध बनेगा। फिर र के नीचे हलंत, क्योंकि धर्म पहले र ऊपर वाला पढ़ा जाता है फिर नीचे वाला, इसलिए यहाँ पर र आया है। और लास्ट में म है, म के नीचे हलंत, और जब इसमें अ जोड़ेंगे तो ये पूरा म होगा, तो ऐसे मिलाकर बनेगा, इन वर्णों को मिलाकर बनेगा धर्म। उसके बाद है यहाँ पर प्रेम, तो प के फिर प्रेम ना, तो प है, प पे हलंत, फिर ये र है, इसको र कहा जाता है इसलिए यहाँ पे र। धन ए की मात्रा है तो ए, धन म, और पूरा म लिखने के लिए उसमें अ का स्वर जोड़ेंगे तो ये पूरा मिलाकर बनेगा, पूरा वर्णों को मिलाकर बनेगा प्रेम, प्रेम शब्द बनेगा। वर्ण विचार इस पाठ में हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं, और जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम स्वरों की सहायता लेते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, लेकिन व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।